अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आसमिस नियार कुरैशी और आज मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी फिजिक्स क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ में। और आज हम फिजिक्स का जो टॉपिक है उसका नाम है फ्रिक्शन। इसको देखेंगे। अब फ्रिक्शन हमें डेली लाइफ में कहां पर मिलती है, फ्रिक्शन को हम डेली लाइफ की एग्जांपल से कैसे देख सकते हैं। तो फ्रिक्शन हमारे पास डेली लाइफ में जो हमें मिलती है वो आप देखो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन पर पड़ा हुआ है, आप उसको ड्रैग करते हो तो उसको दो जोर लगाना पड़ता है। तो वो जो जोर लगाना पड़ा है, जो एक अपोजिंग फोर्स आपको ऑफर हो रही है, या एक कार चल रही है, उस कार की विंडो से आपने हाथ अपना बाहर निकाला तो एक अपोजिंग फोर्स आपको लग रही है, वो उस अपोजिंग फोर्स को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमारे पर बेसिकली क्या है, फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन। कि हमारे पास फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि रिलेटिव फोर्स को अपोज करती है। रिलेटिव फोर्स से मुराद ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हैं तो वहां पर मूव करने से जो एक अपोजिंग फोर्स आपको फील होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फ्रिक्शन। अब इसमें एक और फोर्स आ जाती है जिसको कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एफ और स्मॉल एम के साथ। ये कौन सी फोर्स है, इसको कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन में यहां पर बता दूं, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह एफ से। तो एक बात याद रखो कि जब फिजिक्स में और मैथ्स में आप नॉर्मल का वर्ड सुनोगे तो याद रखना वहां पर हमेशा एक ऐसी चीज की बात कीजिएगी जो कि परपेंडिकुलर हो, जो कि 90 डिग्रीज पर हो। तो ऐसी चीज के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं नॉर्मल का वर्ड। तो नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होगी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड लग रही है। मिसाल के तौर पर अगर एक बुक है और इस तरीके से वो टेबल पे पड़ी हुई है, तो इस बुक का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो नॉर्मल फोर्स है एफ एन, ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो नॉर्मल फोर्स है वो एफ एन ऊपर की तरफ उसके ऊपर वेट लगा रही है। जिस तरीके से अब इसको न्यूटन के थर्ड लॉ से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था, फॉर एक्शन देयर इज एन एवरी रिएक्शन फॉर विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये बुक क्या कर रही है, डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है इस टेबल के ऊपर, और ये टेबल इन टर्न फोर्स लगा रही है ऊपर इस बुक की तरफ ताकि ये रेस्ट में रहे। तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है, उस फोर्स को जो ये टेबल ऑफर कर रही है उसको कहा जाता है, या रिएक्शनल फोर्स जो है उसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल फोर्स, जो कि बिल्कुल हमारे पास क्या होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक सरफेस के अप्लाई होगी। अब इसी के साथ जो फ्रिक्शन की टाइप्स हैं, एक है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरी हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। दो किस्म की हमारे पास फ्रिक्शन है, एक को कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरी है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक का वर्ड आपके जहन में, स्टैटिक का वर्ड का मतलब ही है स्टेशनरी और काइनेटिक का मतलब है मोशन, क्योंकि काइनेमेटिक्स हमने पढ़ा जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं। तो काइनेटिक का वर्ड जब भी आ गया तो इसका मतलब मोशन है, और स्टैटिक का मतलब आ गया, वर्ड आ गया तो इसका मतलब स्टेशनरी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी हालत में रखती है और उसको मोशन में लाने से रोकती है। ऐसी फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक हैवी क्रेट है या एक हैवी बॉक्स है जो कि जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप उसके ऊपर जोर लगाते हो तो वो मूव नहीं करता। वो क्यों मूव नहीं कर रहा, ऐसी कौन सी कुव्वत है जो कि उसको अपनी जगह पर रोके हुए है, ऐसी फोर्स उसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर लगाओगे तो वो आखिरकार मोशन स्टार्ट कर देगा, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद, लेकिन वो फोर्स जिसकी वजह से वो स्टैटिक हालत में था उसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये कौन सी फोर्स है, द फोर्स विच प्रिवेंट्स, जो कि बचाती है अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मोशन। कि ये वो फ्रिक्शन है, ये वो फोर्स है जो कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट करती है, बचाती है कि वो मोशन परफॉर्म कर ले या मोशन स्टार्ट कर ले। एग्जांपल मैंने आपको क्रिएट की दे दी। अब है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन उस फ्रिक्शन को कहा जाता है कि जो ऑफर होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हो और जो उसको एक अपोजिंग फोर्स मिलती है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। मैं उसी क्रेट की एग्जांपल को आगे चलाऊंगा कि जब आपने उस क्रेट को जोर लगाया तो वो मोशन उसने स्टार्ट कर दी, लेकिन मोशन तो स्टार्ट कर दी लेकिन फिर भी एक अपोजिंग फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो द अपोजिंग फोर्स which is applied
when an object is moving. When an object is in motion. याद रखो बच्चों, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? वो हमेशा इस मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी. ये द अपोजिंग फोर्स विच इज अप्लाइड या विच इज ऑफर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और उसके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स लगती है वो किस वजह से लगती है? वो लगती है काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से. मिसाल के तौर पर अगर आप एक गाड़ी है उसको आप धक्का लगाते हो तो पहले तो वो नहीं हिलेगी, लेकिन जब वो हिल पड़ेगी तब भी उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स आपको एक लगेगा कि दूसरी डायरेक्शन से भी एक फोर्स लग रही है. तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है? उस फोर्स को क्या कहा जाता है? दैट इज ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन. अब यहां पर हमने स्टैटिक फ्रिक्शन देख लिया, काइनेटिक फ्रिक्शन भी देख लिया. अब आगे आ जाती हैं इसके कोफिशिएंट्स के ऊपर कि इसके हमारे पास कोफिशिएंट क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट. तो यहां पर एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एन. सॉरी, ये कैपिटल से लिखा जाएगा, एफ और एन. अब ये एफ एन क्या है? नॉर्मल फोर्स. जितनी ज्यादा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन भी होगी. मिसाल के तौर पर मैंने आपको क्रेट की एग्जांपल दी. वो क्रेट जितना भारी होगा, या अगर एक सोफा भी जमीन पे पड़ा हुआ है, वो सोफा जितना ज्यादा भारी होगा उतनी ही ज्यादा उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स या नॉर्मल फोर्स भी लगेगी. तो इसी वजह से उसकी काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी. सो द काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एफ एन. अब यहां पर जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो हम क्या लगा देंगे? हम एक कांस्टेंट लगा देंगे. उसको क्या कहा जाता है? एफ म्यू एस. ये जो साइन है यू की तरह लिखा जाता है. मैं यहां पर आपको बता दूं, ये इस तरीके से. इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है म्यू. ये ग्रीक वर्ड है और ये हो जाएगा एफ एन. तो अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एफ एस डिवाइडेड बाय एफ एन. ये हमारे पास किस चीज का कोफिशिएंट है? ये है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट. अब काइनेटिक फ्रिक्शन की कोफिशिएंट की बात की जाए तो वो भी इसी तरीके से है कि एफ के इज प्रोपोर्शनल टू एफ एन. ये भी नॉर्मल फोर्स जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक फ्रिक्शन भी उतनी ही हमारे पास ज्यादा होगी. यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एफ एन. अब ये जो म्यू के है ये क्या बताता है? ये आपको बताता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. इसको सॉल्व कर लेंगे तो म्यू के इज इक्वल्स टू एफ एन, सॉरी, एफ के डिवाइडेड बाय एफ एन. तो ये क्या बताएगा? ये आपको बताएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट. तो ये हमें बता रहा है कि जितनी ज्यादा हमारे पास नॉर्मल फोर्स होगी उतनी ही ज्यादा हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स या तो स्टैटिक होगी या काइनेटिक, दोनों हमारे पास क्या होंगी? ज्यादा होंगी. और ये था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. तो इसी से रिलेटेड जो अगला हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन, और फिर उसके साथ साथ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.